Hello, good morning everyone. Good morning, sir. Good morning, sir. Good Good morning, morning, sir. sir. गुड मॉर्निंग। कोई कंफर्म कर सकता है कि मेरी स्क्रीन भी प्रॉपरली दिख रही है आप लोगों को? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, Yes, sir, दिख रही है। परफेक्ट। तो ये जो सेशंस है ना, ये हमने आईसीपी 5 से शुरू किए हैं। मतलब ये रोड टू कोड हमेशा कुछ ना कुछ नया शुरू करते रहता है, तो उसी के जरिए ये भी हमारा छोटा सा प्रयास है। स्पेशली आईसीपी 4 के स्टूडेंट्स के लिए ये है। अगर आईसीपी 5 के या किसी और स्टूडेंट्स को लगता है कि ये हमें चीजें पता है, तो आप लोग कोई और चीजें कर सकते हो, बिकॉज मेनी टाइम्स हमने ऐसे सेशंस ले रखे हैं। बट हाँ, इस सेशन में भी मैं कुछ नया बता सकता हूँ, तो आप इसको पूरा भी अटेंड कर सकते हो। बट हमने ऐसा एक चेन बनाने की कोशिश की सेशंस की, लर्निंग इन द मॉर्निंग नाम से, कि हर संडे को सुबह 10 बजे एक सेशन लेंगे। और कोर्स के अलावा भी आउट ऑफ द बॉक्स की इंटर्नशिप मिलने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, तो इसके बारे में सेशंस रहेंगे। तो ये सेशंस शुरू से शुरू कर रहे हैं, इसीलिए ये पहला सेशन रहेगा कि इसमें हम ओवरव्यू बताएंगे कि क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं। हो सकता है फिर नेक्स्ट सेशन में हम किसी एक स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ाएंगे, किसी एक सेशन में एक प्रोजेक्ट बनाकर दिखाएंगे। ऐसे हर संडे को कुछ ना कुछ नया लर्न करते रहेंगे, आउट ऑफ द बॉक्स लर्न करते रहेंगे, जो कोर्स में बहुत डेप्थ में नहीं कवर किया गया हो, लेकिन ऐसे सेशंस में उसको हम और भी डेप्थ में कवर करेंगे। और ये सेशंस जो रहेंगे वो सभी के लिए ओपन रहेंगे, चाहे वो रोड टू कोड का स्टूडेंट है या नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अभी शुरू कर देते हैं। तो सब आज का मतलब हमारा जो सेशन का टॉपिक है वो ये है कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर इंटर्नशिप्स एज अ कॉलेज स्टूडेंट। देखो, मैंने यहाँ पे ना एज अ कॉलेज स्टूडेंट बोला है, तो बाकी लोग भी इंटर्नशिप के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। बट जैसा ही कॉलेज हो जाता है, विद इन 6 मंथ के अंदर या 1 साल के अंदर अगर आप इंटर्नशिप नहीं करते हो, तो उसके बाद थोड़ा सा कंपनी के एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाते हैं कि हाँ, कॉलेज पास आउट होके 1 साल हो गया और अभी भी ये बंदा इंटर्नशिप ही कर रहा है। अभी तक तो इसने फुल टाइम रोल अपना लेना चाहिए था, एक्सेप्ट कर लेना चाहिए था। तो इंटर्नशिप करने का सबसे बढ़िया पीरियड होता है सेकंड ईयर के बाद और फोर्थ ईयर के पहले पहले। क्योंकि फोर्थ ईयर में आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि हाँ, आप लोग अभी फुल टाइम जॉब के लिए रेडी हो गए हो। और फोर्थ ईयर तक नहीं भी मिलता है तो हाँ, आप 6 महीने इंटर्नशिप कर सकते हो। बट बढ़िया सा रिकमेंडेड टाइम पीरियड क्या है, सेकंड ईयर के बाद और फोर्थ ईयर तक आपको इंटर्नशिप्स करने चाहिए। तो कॉलेज स्टूडेंट को ही क्यों इंटर्नशिप करने चाहिए, इसके पीछे के कुछ रीजंस है। पहले हम बेनिफिट जान लेते हैं। तो बेनिफिट्स क्या होते हैं? तो सबसे बढ़िया बेनिफिट है कि इंटर्नशिप के दौरान आपको एक मेंटर मिलता है। तो ये हर कंपनी में नहीं होता है, किस तरीके के कंपनीज में होता है ये भी हम आगे बात करेंगे। बट ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ, क्योंकि मुझे भी मेंटरशिप मिली थी ड्यूरिंग माय इंटर्नशिप। और मेरे कुछ दोस्त भी हैं जो अलग अलग कंपनीज में वर्क करते हैं, तो मैं उनके एक्सपीरियंसेस से भी बता रहा हूँ कि इंटर्नशिप के ड्यूरेशन में ना आपको एक प्रॉपर मेंटरशिप मिलती है। मतलब आपको एक मैनेजर असाइन होता है जो आपको हर एक स्टेप पे गाइड करता है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये सारी चीजें। तो आपको कोई ना कोई एक कॉन्स्टेंटली गाइड करने वाला पर्सन होता है। उसके बाद बिग लर्निंग कर्व। देखो, हर एक कंपनी जो होती है ना, वो अलग अलग टेक्नोलॉजीज पे काम करती है। जरूरी नहीं है कि आपने अभी तक जो सीखा है उसी टेक्नोलॉजी पे कंपनी काम करेगी। कुछ एडवांस टेक्नोलॉजीज पे भी कंपनी काम कर सकती है। जैसे आपने सिर्फ मर्न स्टैक सीखा है, लेकिन डिप्लॉयमेंट के लिए कंपनी एडब्ल्यूएस यूज कर रही है। आपने मोंगोडीबी का सिर्फ मुंगूस सीखा है, लेकिन कंपनी कुछ अदर ओआरएम्स यूज कर रही है। आपने सिर्फ मोंगोडीबी सीखा है,
हो सकता है कंपनी पोस्टग्रेस भी यूज कर रही है, आपने सिर्फ जावास्क्रिप्ट सीखा है, हो सकता है कंपनी सिर्फ टाइपस्क्रिप्ट यूज कर रही है। तो ऐसे केस में क्या होता है, इनिशियल ड्यूरेशन में, जो आपका कंपनी का इनिशियल टाइम पीरियड होता है, जैसे 6 महीने की इंटर्नशिप है, तो पहला 1 महीना या 1.5 महीना, उस टाइम पीरियड में आपको ऐसे नए टेक्नोलॉजी सिखाए जाते हैं कि आप कंपनी में काम करने जा रहे हो। तो कंपनी में सारी चीजें ना, प्रोडक्शन के लिए जो बेस्ट सुटेबल टेक्नोलॉजीज होती है वो यूज की जाती है, तो वो टेक्नोलॉजीज आपको सिखाई जाती है। तो आप जब इंटर्नशिप ज्वाइन करते हो, तो वहां पे ना लर्न करने को बहुत कुछ मिलता है। लेकिन फुल टाइम ऑफर में ना, फुल टाइम रोल हो गया, तो उस केस में आपको ऐसा कंसिडर किया जाता है कि नहीं, इनको ऑलरेडी एक्सपीरियंस है, इनको हम ओवरव्यू बता देंगे, ये खुद अपनी हेल्प कर सकते हैं। लेकिन इंटर्न से ना, एक्सपेक्ट ही ये किया जाता है कि ये लर्न कर सके। इंटर्न से कोई एक्सपेक्ट नहीं करता कि ये काम करे। इंटर्न से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि ये प्रॉपरली लर्न करे, और जो लर्न करते हैं उसका इम्प्लीमेंटेशन करे, और जैसे ही इनकी इंटर्नशिप कंप्लीट हो जाती है, ये हमारे लिए फुल टाइम रोल्स के लिए, हमारे कंपनी के लिए रेडी हो जाए। ये किसी भी कंपनी का एम होता है। वो आपको छोटा मोटा प्रोजेक्ट दे देते हैं कि वो आप कंप्लीट कर सको और कंपनी का वर्क फ्लो जो है वो अंडरस्टैंड कर सको। तो मैं दोनों साइड में रहा हूँ, मतलब एज ए इंटर्न भी काम किया है, और मैंने इंटर्न्स को भी हैंडल किया है। तो दोनों एक्सपीरियंस से ये बातें बता रहा हूँ। तो पहली बात तो है कि आपको मेंटरशिप मिलती है। दूसरा है कि आपको बहुत कुछ लर्न करने को मिलता है इंटर्नशिप के ड्यूरेशन में। और तीसरी चीज है कि आप बहुत ज्यादा मिस्टेक्स कर सकते हो। स्कोप फॉर गुड मिस्टेक्स। तो गुड मिस्टेक्स का मेरा कहने का मतलब क्या है? तो देखो, दो तरीके के मिस्टेक्स होते हैं, अच्छे मिस्टेक्स और बुरे मिस्टेक। अगर आप जानबूझ के कंपनी का कोई डेटा डिलीट कर रहे हो, तो वो हो गई बैड मिस्टेक। या फिर जानबूझ के आप लोग काम ही नहीं कर रहे हो, तो वो हो गई बैड मिस्टेक। आप जानबूझ के गलत कोड कर रहे हो, वो तो हो गई बैड मिस्टेक। लेकिन देखो, आप कुछ ना कुछ नया ट्राई कर रहे हो और गलती से कुछ डिलीट हो गया, वैसे कंपनीज के पास बैकअप भी रहता है, लेकिन गलती से कुछ डिलीट हो गया, कुछ हो गया, तो आपको ना ज्यादा कुछ कोई बोलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि इंटर्न से एक्सपेक्ट ही किया जाता है कि वो गलती करेंगे और फिर सीखेंगे। तो इंटर्नशिप के टाइम में अगर आप मिस्टेक्स करते हो ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको इससे बहुत ज्यादा लर्निंग मिलती है कि हाँ, ये मिस्टेक्स आप ध्यान में रखो, इन मिस्टेक से सीखो, और ऐसे मिस्टेक्स फ्यूचर में ना करो। तो ये ना मेरे हिसाब से, मेरे पर्सनल ओपिनियन से, चाहे यूट्यूब पे, अलग अलग यूनिवर्सिटीज में, या आपके सर्कल्स में, या ऐसी बातों में, सोशल मीडिया पे, इंटर्नशिप के बारे में जो भी व्यूज हो, लेकिन मैंने पर्सनली खुद जो ऑब्जर्व किया है, उस एक्सपीरियंस से मैं ये बातें कह रहा हूँ। मैं बार बार ये इसलिए कह रहा हूँ ना, कि मैं झूठ कोई चीज नहीं बताऊंगा जो सोशल मीडिया पे होती है, कि आपको बहुत अच्छा खाना मिलता है, घूमने को मिलता है, वो सारी सेकेंडरी चीजें हैं। इंटर्नशिप के ड्यूरेशन में आप इतने कैपेबल हो जाने चाहिए कि आप बाद में कहीं पे भी ऐसे फुल टाइम रोल के लिए अप्लाई करते हो ना, कोई भी कंपनी आपको इजीली हाँ बोल देगी। तो आपके इंटर्नशिप का मेन एम ही ये होना चाहिए कि आपको लर्निंग मिलनी चाहिए। तो अगर किसी भी कंपनी में आपको ये तीन चीजें मिलती है, तो मैं कहूंगा कि हमेशा हाँ बोलो। दूसरी बात, इंटर्नशिप के ड्यूरेशन में ना, आपको वर्क ना इतना ज्यादा नहीं दिया जाता है। वर्क इतना दिया जाता है कि आप उससे कुछ लर्न कर सको, और इंटर्नशिप के समय में स्टाइपेंड भी कम होता है। तो देखो, इंटर्नशिप के समय में स्टाइपेंड कम होता है, लर्निंग करने को भी ज्यादा मिलता है। तो एट दैट पॉइंट आप स्टाइपेंड के बारे में मत सोचो। मतलब मैं मेरी पर्सनल बात बताता हूँ कि मेरी इंटर्नशिप थी 6 महीने, मैंने सिर्फ 30,000 पे काम किया। कुछ कंपनीज में हो सकता है वो 10,000 दे रहे हैं, सिर्फ 15,000 दे रहे हैं। लेकिन मैं जैसे ही फुल टाइम हुआ, मुझे मंथली 1 लाख रुपीज मिलने लग गए। तो देखो डिफरेंस देख सकते हो आप, कि पहले 30,000 था, जैसे ही 6 महीने हो गए, सीधा वो 1 लाख हो गया। मतलब 3 से 4 गुना बढ़ गया। तो आपको भी अगर कोई इंटर्नशिप मिलती है, जैसे 10,000 की, 15,000 की, तो फिर आप सोच सकते हो कि इंटर्नशिप के बाद मेरा जो फुल टाइम पेमेंट होगा, वो इंटर्नशिप में जो स्टाइपेंड मिल रहा है उसके 3 गुना। मतलब आपको अगर 15,000 मिल रहा है, तो आप कंसिडर कर सकते हो कि फुल टाइम पे मुझे 45 या 40 या उससे, ये मैं मिनिमम चीजें बता रहा हूँ। मैक्सिमम बार तो कितना भी हो सकता है बेस्ड ऑन आपके स्किल्स। लेकिन अभी आपका अगर 15,000 मिल रहा है इंटर्नशिप में, तो वो डेफिनेटली फुल टाइम के बाद 40 के अबव जाएगा। अभी आपको 30 मिल रहा है, डेफिनेटली वो 1 लाख तक जाएगा। और हमारे एक्सपेक्टेशंस भी वैसे ही होते हैं।
बट फुल टाइम के केस में ऐसा नहीं होता है। फुल टाइम में अगर आपको 15-20,000 मिला है, तो उसके बाद भी आपको उतना ज़्यादा हाइक नहीं मिलता है। संभावनाएँ ये होती है कि लगभग उतना ही मिले। हाँ, अगर आप स्किल सेट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर लेते हो, तो वो केस अलग है। मैं एवरेज केस की बात कर रहा हूँ। इसीलिए इंटर्नशिप्स बेटर होते हैं एक्सप्लोर करने के लिए, कि यहाँ पे आप जितनी मिस्टेक्स करनी है कर सकते हो, जितना लर्न करना है उतना लर्न कर सकते हो, और अच्छे-अच्छे सीनियर इंजीनियर्स आपके मेंटर्स होते हैं। तो इंटर्नशिप के टाइम में उन्हें भी पता होता है कि ये बंदा लर्न कर रहा है, तो आपको ना जो भी जितने भी सिली सवाल से, बच्चों जैसे सवाल से, सारे सवाल आप ना अपने मेंटर्स को पूछ सकते हो। तो ये टाइम आप इंडस्ट्री लेवल के लर्निंग के लिए काफ़ी अच्छी तरीके से यूज़ कर सकते हो। दूसरी बात, जो लोग इंटर्नशिप करके फुल टाइम ऑफर जो गेन करते हैं ना, आप देखोगे कि अक्सर उनका पैकेज बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन जो सीधा डायरेक्ट जॉब ही जॉब ऑफर को ही एक्सेप्ट करते हैं, आपने ऐसा भी ऑब्जर्व किया होगा कि लगभग उनका पेमेंट थोड़ा-सा कम होता है, उनका जो पैकेज होता है वो कम होता है। ये सारे केस में नहीं होता है, लेकिन मैक्सिमम केस में ऐसा होता है। क्यों? क्योंकि आप फुल टाइम रोल एक्सेप्ट कर रहे हो, लेकिन उसके पहले आपको कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है। हाँ, और ये इंटर्नशिप्स भी नहीं कंसिडर किए जाते कि जहाँ पे आप खुद पैसा देके इंटर्नशिप करते हो। मतलब मैंने देखा है कि कुछ सिटीज़ में ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं, जो आपसे पैसा लेते हैं और आपको इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट देते हैं। तो ऐसे सर्टिफिकेट्स, ऐसे इंटर्नशिप्स किसी काम के नहीं है। ऐसे इंटर्नशिप्स होने चाहिए, जहाँ पे या तो आप लर्न कर रहे हो, मतलब सीख रहे हो, या अर्न कर रहे हो, या पैसा कमा रहे हो। तो देखो, अगर आप ये 3 एस्पेक्ट्स को नहीं गिनना चाहते हो, नहीं काउंट करना चाहते हो, तो इंटर्नशिप के लिए आप इन 2 चीज़ों को काउंट करो। या तो आप लर्न कर रहे हो, तो बहुत बढ़िया बात है। अगर आप अर्न कर रहे हो, मतलब आप ज़्यादा लर्न तो नहीं कर पा रहे हो, लेकिन आपको अच्छा खासा पैसा मिल रहा है, और लर्निंग आपकी उतनी थोड़ी कम हो रही है, जितना आपको पता है उसी के बेसिस पे आप अर्न कर रहे हो, तो ये भी ठीक है। क्योंकि आपको मनी मिल रहा है, आप उससे कुछ अलग नीड्स कंप्लीट कर सकते हो, आपको लर्न करने को मिल रहा है, तो इस लर्निंग के बेसिस पे आप आगे भी अर्न कर सकते हो। और ये दोनों अगर है, तो सोने पे सुहागा है। और ये अगर दोनों नहीं है, तो मेरा कहना है कि आप गलत जगह पे फंस गए हो। जितना हो सके जल्दी वहां से निकल जाना चाहिए। तो ये था ओवरव्यू कि हमें इंटर्नशिप क्यों करनी चाहिए। आप कॉलेज टाइम में जितने छोटे-मोटे इंटर्नशिप्स करोगे, उतना बेनिफिट रहता है आप लोगों को। अब आगे चलते हैं कि इंटर्नशिप के लिए प्रिपेयर कैसे करें। देखो, कॉलेज में जो प्रोफेसर्स आपको बताते हैं ना, बहुत बार फॉल्स इन्फॉर्मेशन बताते हैं। इसके पीछे का रीज़न बताता हूँ कि उनके इंडस्ट्री में उतने ज़्यादा कनेक्शंस होते नहीं है। प्लेसमेंट के टाइम में जो कंपनी से ऑफिसर्स आते हैं, उनके साथ उनकी बात होती होगी, या नॉर्मली ऐसे 1-2 लोगों से बात होती होगी। कोई भी प्रोफेसर खुद होके इंडस्ट्री का रिसर्च नहीं करता है कि इंडस्ट्री में क्या चल रहा है। इसलिए वो मैक्सिमम टाइम जो आपको बातें बताते हैं, गलत नहीं बोलूँगा, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा रिलेवेंस नहीं होता है इंडस्ट्री के बारे में। तो आप ऐसे लोगों से पूछो, जो लोग अभी एक्चुअली में काम कर रहे हैं इंडस्ट्री के अंदर। आपके रिलेटिव्स में कोई ना कोई तो होगा ना, जो अच्छी कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, कोई ना कोई भाई दोस्त होगा जो अच्छी कंपनी में प्लेस्ड हुआ है, अभी वर्क कर रहा है। तो ऐसे लोगों से फीडबैक्स लो। कॉलेज के प्रोफेसर से आप नॉलेज ले सकते हो। कुछ प्रोफेसर्स रियली गुड होते हैं, लेकिन मैक्सिमम प्रोफेसर्स का मैंने देखा है कि वो थ्योरेटिकल नॉलेज के ऊपर फोकस करते हैं, आउटडेटेड नॉलेज बताते हैं। तो जब भी आप कॉलेज से नॉलेज लेते हो, तो उसको प्रॉपर्ली परखना, क्या ये सही में मेरे लिए यूज़फुल है, तो एक्सेप्ट करो, आँख बंद करके भरोसा मत करो। इसका एक एग्ज़ाम्पल लेता हूँ कि 3 से 4 महीने आपके स्पेंड किए जाते हैं कॉलेज में ग्रुप डिस्कशंस के ऊपर, आपके ऐसे ही नॉर्मल इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर, एप्टीट्यूड के ऊपर, एप्टीट्यूड वगैरह हो गया, क्वांटिटी वाले जो क्वांटिटेटिव एनालिसिस के क्वेश्चंस होते हैं, इनके ऊपर आपके लगभग 3 से 4 महीने इनके ऊपर स्पेंड किया जाता है, जब आपका कॉलेज स्टार्ट हो रहा है। किन चीज़ों के ऊपर देखो, ग्रुप डिस्कशन, उसके बाद आपके कम्युनिकेशन स्किल्स, उसके बाद आपके एप्टीट्यूड टेस्ट, और आपके क्वांटिटेटिव वाले जो एनालिसिस होता है वो।
तो मुझे लगता है मैक्सिमम कॉलेज में ना इनके ऊपर फोकस किया जाता है। आपने पैटर्न भी देखा होगा कि जैसे ही थर्ड ईयर हो जाता है या थर्ड ईयर में जैसे कैंपस के लिए प्लेसमेंट्स वगैरह आते रहते हैं, तो पूरे प्रोफेसर्स इन बच्चों के ऊपर हाथ धो के पीछे पड़ जाते हैं कि भाई ग्रुप डिस्कशंस की प्रैक्टिस करते हैं, आज क्लास लेते हैं, इंग्लिश कम्युनिकेशंस के बढ़िया से क्लास लिए जाएंगे, आप में उनको बोलने के लिए लगाया जाएगा, एप्टीट्यूड के एक्सटर्नल कोई टेस्ट सीरीज बुलाएंगे, बाहर से कोई ट्रेनर बुलाएंगे, एप्टीट्यूड को ट्रेन करते हैं, क्वांटिटेटिव को ट्रेन करते हैं। तो आपको ना एक मशीन के अंदर डालने की ये पूरी कोशिश होती है। तो जब भी प्लेसमेंट के लिए कोई ऑफिसर्स आते हैं तो वो आपकी एग्जाम्स ऐसे क्यों लेते हैं? सीधा रीजन है फिल्ट्रेशन के लिए, क्योंकि कॉलेज में 100-200 लोग होते हैं, 100-200 लोगों के तो इंटरव्यू नहीं लिए जा सकते ना, तो इसलिए वो लोग क्या करते हैं कि 100-200 लोगों के पहले एप्टीट्यूड की एग्जाम ले लेते हैं। तो इनमें जो लोग पास हुए फिर उनके ग्रुप डिस्कशंस वगैरह ले लेंगे, फिर उनमें से भी जो बचे उनका एक्चुअल टेक्निकल इंटरव्यू लिया जाता है। तो अभी मतलब इतनी दुख की परिस्थिति है कि आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहे हो और आपको उस चीज के लिए बाहर से कोई ट्रेनर वगैरह नहीं बुलाया जाता है, उस चीज के ऊपर ट्रेन नहीं किया जाता है। लेकिन ये जो उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं ये नहीं कहूंगा कि ये बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ऑफ कोर्स ये भी चीज जरूरी है, बट ये उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितने आपके कोर स्किल्स इंपॉर्टेंट है। क्या आपने कभी देखा है कि जितना कॉलेज के अंदर फोकस इन चीजों के ऊपर किया जाता है उतना ही अगर आपके कोर स्किल्स के ऊपर फोकस किया जाए तो आपके पास अपने आप एबिलिटी आ जाएगी और आपको ना कॉलेज प्लेसमेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा। देखो मैंने कॉलेज प्लेसमेंट से सीधा एग्जिट कर लिया था इसी रीजन की वजह से, क्योंकि मुझे वो क्वांटिटेटिव एनालिसिस एप्टीट्यूड ये सब सॉल्व करना सही नहीं लगता था। मेरी थॉट प्रोसेस ऐसी थी कि मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, मुझे प्योरली कोडिंग में इंटरेस्ट है। जो भी एप्टीट्यूड के सवाल है जहां पे भी लॉजिक लगाना पड़ता है वो स्कूल में मैंने जो मैथ सीखा है उससे मैं सॉल्व कर सकता हूँ। इतना फोकस मैं इन बातों पे नहीं करूंगा जितना मुझे कोडिंग पे करना है। तो मैं खुद होके ही मेरी इंटर्नशिप ढूंढूंगा, खुद होके ही मैं मेरा जॉब ढूंढूंगा। और इत्तेफाक से मतलब जितने मैंने प्रयास किए उन सभी का रिजल्ट भी आप बोल सकते हो कि मुझे अच्छा खासा जॉब अच्छी खासी इंटर्नशिप्स मिल गई थी। तो उसके बाद मैं हमेशा से यही कोशिश करते रहता हूँ कि मैंने जिस तरीके से मतलब जर्नी को स्टार्ट किया है, जिस तरीके से मैं सेटिस्फाइड था मेरी प्रोग्रेस से, मैं चाहता हूँ कि हर एक स्टूडेंट ना अपने अपने लिए बेंचमार्क सेट करे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरे जैसे ही आप भी करो, लेकिन स्टूडेंट अपना अपना बेंचमार्क सेट करके अपनी अपनी इंटर्नशिप की जर्नी स्टार्ट कर सकता है। तो एज अ कॉलेज स्टूडेंट कोर स्किल्स के अंदर क्या क्या आता है? तो देखो बेसिक कम्युनिकेशन तो आपको आना ही चाहिए। उसके बाद आपको कंप्यूटर साइंस के फंडामेंटल्स आने चाहिए। फंडामेंटल्स ऑफ सीएस। अब फंडामेंटल्स ऑफ सीएस मतलब क्या कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, वो कैसे वर्क करती है, कंप्यूटर क्या है, नेटवर्किंग क्या है, अलग अलग सब्जेक्ट्स रहते हैं। लेकिन इनके डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। जितना आपको पता है उतना सफिशिएंट है, नहीं है तो नॉर्मली एक्सप्लोर करो। बट आगे जो मैं बताने वाला हूँ पहले उन स्किल्स पे फोकस करो, फिर अगर आपके पास टाइम होता है आपको और डेप्थ में एक्सप्लोर करना है तो फिर आप इन सब्जेक्ट्स के अंदर जा सकते हो। बट ये सब्जेक्ट्स वैसे भी आपके कॉलेज में होते हैं, तो थोड़ा बहुत अगर ओवरलुक करते हो उनको नॉर्मली पढ़ते हो तो भी आपके फंडामेंटल्स क्लियर हो जाते हैं। उसके बाद ना प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से आने चाहिए। स्ट्रॉन्ग प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड। और प्रोग्रामिंग में जब मैं कहता हूँ तो मेरा हमेशा से रिकमेंडेशन है कि आप सी प्लस प्लस जैसे लैंग्वेजेस में मास्टरी करो, क्योंकि बाकी अदर लैंग्वेजेस के कंपैरिजन में ये बहुत ही स्टैंडर्ड लैंग्वेजेस हैं। इनमें सब कुछ आपको खुद होकर इंप्लीमेंट करना पड़ता है। तो रियल प्रोग्रामिंग का जो इसेंस है ना वो आप ऐसे लैंग्वेजेस से ले सकते हो। तो हमेशा इनके ऊपर फोकस करो। और स्ट्रॉन्ग प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड मतलब डेटा स्ट्रक्चर्स को सेपरेटली करने की जरूरत नहीं है। डेटा स्ट्रक्चर्स को करो और प्रोग्रामिंग समझ के ही करो। डेटा स्ट्रक्चर्स भी प्रोग्रामिंग का ही पार्ट है। तो डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम जब मैं कह रहा हूँ तो उसको भी इसी के अंदर इंक्लूड करो स्ट्रॉन्ग प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड के अंदर। और ये होने के बाद डेवलपमेंट स्किल।
डेवलपमेंट स्किल्स मतलब आपको कोई ना कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करते आना चाहिए। अब वो एंड्रॉयड ऐप हो सकता है, कोई वेबसाइट हो सकती है, या फिर कोई डेस्कटॉप एप्लीकेशन हो सकता है, या फिर आप बोल सकते हो कि डेटा एनालिटिक्स के मॉडल हो सकते हैं, डेटा साइंस से रिलेटेड वगैरह। बट जब मुझे उन फील्ड में उतना एक्सपीरियंस नहीं है, मैं कंप्लीटली सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की बात करता हूँ, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की बात करता हूँ। तो आज भी हम उसी से रिलेटेड बात करेंगे। तो आपको या तो एंड्रॉइड डेवलपमेंट आना चाहिए, या फिर आपको वेब डेवलपमेंट आना चाहिए। मतलब कोई ना कोई एक डेवलपमेंट की स्किल आपके अंदर होनी चाहिए। अब देखो, ये चारों चीजें फुली परफेक्ट आएगी ऐसा जरूरी नहीं है। कोई ना कोई पर्सन किसी ना किसी चीज में वीक रहता है। किसी को फंडामेंटल्स पसंद नहीं है, हो सकता है किसी की प्रोग्रामिंग थोड़ी सी वीक है लेकिन उसको डेवलपमेंट बहुत अच्छे से आती है। हो सकता है किसी को ये तीनों चीजें आती है बट उसका बेसिक कम्युनिकेशन वीक है। ऐसा हर किसी के साथ हो सकता है। तो मुझे ये कहना है कि सभी को ना बैलेंस रखना है अपना आपको। अगर कोई चीज बहुत ज्यादा वीक है तो उसको इम्प्रूव करना स्टार्ट कर दो, और कोई चीज आपको बिल्कुल भी नहीं आती है तो उसका पहले इंट्रोडक्शन सीखो कि वो कैसे हेलो वर्ल्ड कैसे लिखा जाता है, बेसिक प्रोग्राम्स कैसे किए जाते हैं, फिर उसका इंटरमीडिएट लेवल, फिर एडवांस लेवल। आप ऐसा मत करो कि हाँ मैंने अभी फंडामेंटल्स ऑफ सीएस पकड़े तो पूरे फिनिश करके ही बाकी चीजों को हाथ लगाऊंगा। ऐसे मत करो। ये चारों जो है ना बहुत बेस्ट फ्रेंड्स है। ये ऐसे हाथ में हाथ डाल के साथ में घूमते हुए दिखने चाहिए। तो इन चीजों का बैलेंस रखो। अगर आप सिर्फ किसी एक चीज के ऊपर फोकस करोगे तो हो सकता है बाकी चीजों का उतना इंपॉर्टेंस नहीं रहेगा, या उनके ऊपर आप टाइम कम दे पाओगे। तो मेरी साइड से सजेशन है कि इन चारों चीजों का बैलेंस रखो। आप अपनी वीकनेस पहचानो। जहां तक मुझे पता है बहुत सारे स्टूडेंट्स का बेसिक कम्युनिकेशन में थोड़ा वीकनेस होती है, या फिर फंडामेंटल्स ऑफ सीएस में होती है। क्योंकि वो ये प्रोग्रामिंग वाली चीजें जैसे रोड टू कोड को ज्वाइन करके या कहीं पे ज्वाइन करके वो तो स्किल्स पूरे शार्प कर लेते हैं। डेवलपमेंट स्किल्स भी शार्प कर ही लेते हैं। बहुत मैक्सिमम टाइम पे हम यहाँ पे थोड़ी सी रुकावट पैदा कर लेते हैं। तो इनके ऊपर आप फोकस करो। तो पॉइंट नंबर अपना 2, पहला, आपको इंटर्नशिप क्यों करनी चाहिए, ये मैंने बताया। दूसरा, कि इंटर्नशिप के लिए आपको कौन से स्किल्स के ऊपर फोकस करना चाहिए। तो ये 4 स्किल्स है जिनके ऊपर हमें फोकस करना चाहिए। अब बात कर लेते हैं कि एग्जैक्टली इंटर्नशिप्स को अप्रोच कैसे करें, कौन सी कंपनीज के अंदर अप्रोच करें। देखो, मैं आप लोगों को मतलब ऐसे सपने नहीं बेचना चाहता हूँ कि कोर्स कर लो बहुत अच्छी जॉब मिलेगी, ऐसे मैं सपने बेचने वाले इंसानों में से नहीं हूँ। और चाहता भी नहीं हूँ कि मैं कभी वैसा बनूं, क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है। क्योंकि ये पूरा स्टूडेंट्स के फ्यूचर का सवाल होता है। बहुत सारे यूट्यूबर्स, बहुत सारे एडटेक कंपनीज, बहुत सारे इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स आजकल ऐसा ही कर रहे हैं कि हमने करोड़ों कमाया, आप भी कोर्स ज्वाइन कर लो, आप भी कमाओगे। या सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स का पैकेज 50 लाख होता है, आप भी कोर्स ज्वाइन कर लो। ये ना ऐसे सपने बेचने वाले बहुत लोग होते हैं। बट मेरा हमेशा से आपको कहना रहेगा कि आपकी शुरुआत जो होगी वो छोटी होगी, स्मॉल स्टार्ट होगा। कुछ लोग होते हैं जो एक्स्ट्रॉर्डिनरी होते हैं, बहुत मेहनत लगाई होती है, उनको अचानक से बहुत ज्यादा कुछ मिल जाता है। बट मैक्सिमम केसेस में ना शुरुआत जीरो से होती है। तो अपने आप को कम मत समझो। आप भी उस स्टेप तक पहुंच सकते हो। बट हमें ना रियलिस्टिक बातें करनी पड़ेगी। क्योंकि देखो, उतने हाई पेइंग पैकेजेस हर जगह पे अवेलेबल नहीं होते हैं। वहां तक हम सीधा एक्सेस भी नहीं कर सकते। बहुत सारे कंपनी के रेस्ट्रिक्शंस भी होते हैं कि ये क्राइटेरिया होना चाहिए कि आपकी सीजीपीए इतनी अच्छी होनी चाहिए, आप अच्छे यूनिवर्सिटीज से होने चाहिए। बहुत सारे कंपनीज आईआईटीएंस को भी प्रेफर करते हैं। तो जिनके पैकेजेस करोड़ में वगैरह होते हैं ना, ऐसे कंपनीज के हद से ज्यादा क्राइटेरियाज होते हैं। और वो जनरली कंपनीज होती है फैंग कंपनीज। बट दूसरे साइड में आएंगे तो वर्स्ट कंपनीज होती है, जो नागपुर, पुणे जैसे कुछ सिटीज में लोकेटेड होती है, जो आपसे पुराने टेक्नोलॉजीज पे काम करवाती है। पीएचपी हो गया, डॉट नेट हो गया, जहाँ पे आपकी लर्निंग वगैरह प्रॉपर नहीं होती है। तो या तो हमारे स्टूडेंट्स बहुत अच्छी कंपनी से एनकाउंटर कर लेते हैं, या फिर बहुत बुरे कंपनी से एनकाउंटर कर लेते हैं। तो कुछ लोगों के एक्सपीरियंस बहुत अच्छे होते हैं, कुछ लोगों के एक्सपीरियंस बहुत बुरे होते हैं। बट व्हाट अबाउट स्टार्टअप्स। देखो, अगर आपकी फैमिली आपके ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है तो आप सेफ जॉब्स के लिए जाओ जहां पे भी आप ज्यादा सूटेबल प्रेफर करते हो। बट मेरा रिकमेंडेशन रहेगा हमेशा ना स्टार्टअप्स को ज्वाइन करने की कोशिश करो।
स्टार्टअप्स को ज्वाइन करने का बेनिफिट क्या रहता है, अब ये मैं बताता हूँ स्टार्टअप्स को ही क्यों ज्वाइन करना चाहिए। तो ना हमें मल्टीपल हैट्स वियर करने पड़ते हैं। मल्टीपल हैट्स, अब मल्टीपल हैट्स का मतलब क्या होता है? तो स्टार्टअप में ना छोटी टीम होती है, मतलब 7 से 8 लोगों की टीम होती है। किसी स्टार्टअप में 10-12 लोग होते हैं, हो सकता है 50 लोग भी हो। लेकिन ये कंपनी उससे ज्यादा बड़ी नहीं होती है। मैक्सिमम केसेस में टेक टीम 50 के अराउंड ही होते हैं स्टार्टअप्स के। तो देखो वहां पे ना आपके साथ आपका और आपके टीम का कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा होगा। आपको इजीली लोग गाइड कर पाएंगे और आपके ऊपर ना रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बहुत ज्यादा आती है। एग्जाम्पल के लिए बताता हूँ, अगर अगर मैं किसी बहुत बड़ी कंपनी में काम कर रहा हूँ, लेट से गूगल, तो वहां पे मुझे बटन चेंज करनी है ऐसे। ये जो बटन दिखती है ना ऊपर पे आपका नाम होता है, यहाँ पे कुछ लिखा होता है ऐसे बटन, ये मुझे चेंज करनी है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले ये डिजाइनिंग की टीम जो है उससे अप्रूवल लेना पड़ेगा। तो डिजाइनिंग टीम में भी फिर 3-4 टीम्स होते हैं। तो हर किसी से, एक मैनेजर से दूसरे मैनेजर, ऐसा अप्रूवल लेना पड़ेगा। फिर मुझे प्रपोजल देना पड़ेगा कि हाँ हमें एक डॉक बनानी पड़ेगी कि इसको, ये जस्ट मैं रिप्रेजेंटेशन बता रहा हूँ, हो सकता है अलग अलग कंपनीज में ये प्रोसेस अलग अलग तरीके से फॉलो होती हो। ये जस्ट मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। उसके बाद मुझे क्या करना पड़ेगा? एक डॉक बनाना पड़ेगा। ठीक है। उस डॉक्यूमेंट के अंदर मुझे सब कुछ डालना पड़ेगा कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, इसका डिजाइन क्या रहेगा, यहाँ पे क्लिक होने के बाद क्या होगा, इसका कलर थीम क्या होगा, डिजाइन टीम ने क्या रिकमेंड किया है, यूजर का एक्सपीरियंस कैसा रहेगा, ये सब कुछ मुझे एक डॉक्यूमेंटेशन के अंदर ऐड करना पड़ेगा। फिर कोड लिखना पड़ेगा। फिर वो कोड 3-4 टीम से होकर अप्रूव हो जाएगा और उसके बाद ये बटन डिप्लॉय हो जाएगी। और ये इस पूरी प्रोसेस में ना कम से कम 3-4 महीने लग जाते हैं। तो जब आप बड़ी कंपनीज में ज्वाइन करते हो तो इतनी सी बटन ऐड करने में इतना ज्यादा टाइम लग जाता है, क्योंकि वहां पे बहुत सारे चेक्स होते हैं, बहुत सारे अप्रूवल्स होते हैं, ऐसी सारी चीजें होते हैं। लेकिन अगर आप स्टार्टअप में ज्वाइन करते हो तो स्टार्टअप में तो कम लोग होते हैं। वो क्या बोलेंगे आपको? ये पूरा का पूरा सिस्टम ही आप डेवलप करो। तो आपको इतनी सारी चीजों के ऊपर एक साथ काम करने को मिलता है, लर्निंग बहुत अच्छे से करने को मिलता है। जैसे मैंने मेरे इंटर्नशिप के दौरान दो दो माइक्रो सर्विसेज बनाए थे। एक माइक्रो माइक्रो सर्विस थी जो डेली आने वाले सारे मैसेजेस का ट्रैक रखती थी। कंपनीज के अंदर जितने भी व्हाट्सएप मैसेजेस आते हैं उन सभी का ट्रैक रखती थी। तो मैंने जो माइक्रो सर्विस बनाई थी उसने एट अ टाइम लगभग 13 लाख मैसेजेस को माइग्रेट किया था और डेली लगभग 10 से 20 हजार मैसेजेस को वो प्रोसेस करती थी माइक्रो सर्विस। तो इतनी बड़ी स्केल पे डेटा हैंडलिंग वाली माइक्रो सर्विस मैंने अकेले ने बनाई। ऑफ कोर्स मैनेजर्स का गाइडेंस बहुत ज्यादा मैटर करता है, बट वो माइक्रो सर्विस मैंने सिर्फ 1 से 2 महीने में बनाई, इंटर्नशिप के ड्यूरेशन में। मतलब आप समझ सकते हो कि कंप्लीट माइक्रो सर्विस डेवलप करने का एक्सपीरियंस मुझे मिला था। और उसके बाद मैं बहुत कॉन्फिडेंट फील करने लग गया कि हाँ, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में बैकएंड में मैं अभी कुछ भी डेवलप कर सकता हूँ। तो ये ऐसा जो कॉन्फिडेंस होता है वो बूस्ट होता है स्टार्टअप में ज्वाइन करने के बाद। उसके बाद देखो सेकेंडरी में बताता हूँ, ग्रोथ। देखो ग्रोथ बहुत ज्यादा मिलती है आपको। कैसे? तो अभी कंपनी में 3-4 लोग काम कर रहे हैं। अब कंपनी को स्केल करना है, तो आपने पहले ही कंपनी ज्वाइन किया ना, तो अभी आगे जो लोग आएंगे उनको आप मैनेज करोगे या वो लोग आपके अंडर में काम करेंगे। तो यहाँ पे ना ग्रोथ बहुत ज्यादा होती है स्टार्टअप्स के अंदर। और तीसरी चीज होती है मनी। बहुत सारे कंपनीज के जो पे चेक्स होते हैं, सैलरी की रेंज होती है, वो पहले से डिसाइडेड होती है। लेकिन स्टार्टअप की मनी वाला जो मैटर है वो दो चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। एक, फंडिंग, कि स्टार्टअप्स को आपने सुना होगा कि बहुत ज्यादा फंडिंग मिलते रहती है। तो अगर बहुत ज्यादा फंडिंग मिल गई तो आपको जो बेनिफिट्स है, मॉनेटरी बेनिफिट, आपका पैकेज हो गया, सैलरी, फिर आपको अदर बेनिफिट्स, टूर्स, ये पैसा बहुत ज्यादा मिलता है स्टार्टअप्स के अंदर। और दूसरी चीज ये होती है कि अगर कंपनी की रियली ग्रोथ हुई है, बहुत ज्यादा ग्रोथ हुई, तो उस केस में भी आपको मॉनेटरी बेनिफिट बहुत ज्यादा मिलता है। और जो ग्रोथ होती है ना उसको आप डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबल रहते हो कि आप अगर एक अच्छी सॉफ्टवेयर सर्विस लॉन्च करोगे आपकी कंपनी ग्रो होगी। जैसे रोड टू गोड के बारे में ही सोचो, अभी हमारी 4 लोगों की टीम है और अभी हम सोच रहे हैं कि नहीं, हमें ऑफलाइन बैच लॉन्च करनी है। जैसे हम ऑफलाइन बैच लॉन्च करेंगे, रोड टू गोड की ग्रोथ बहुत ज्यादा होगी।
तो मुझे बताओ टीम में सिर्फ 4 लोग हैं, सारे लोग बहुत अच्छे से काम करेंगे कि हाँ, हमें ऑफलाइन लॉन्च करना ही है क्योंकि इसके बाद में हमारी आइडेंटिटी क्रिएट होगी, हमारी ग्रोथ बहुत ज़्यादा होगी, तो सारे लोग काम करेंगे। तो आपको ना ग्रोथ में खुद पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है। अभी रोड टू गुड की टीम 4 लोगों की है, तो अगर रोड टू गुड की ऑफलाइन बैच लॉन्च होती है, तो वो चारों लोग बोल सकते हैं कि हाँ, ऑफलाइन बैच हमने स्टार्ट किया है, हमने कर दिखाया है, तो ऑफ कोर्स उन चारों लोगों को इसका क्रेडिट मिलेगा। ग्रोथ में जो भी मॉनेटरी बेनिफिट्स मिलते हैं वो चारों लोगों को मिलेंगे। तो ये मॉनेटरी पार्ट होता है ना, ये डायरेक्ट सक्सेस के ऊपर डिपेंड रहता है कि आप कितने एफर्ट्स लगाते हो, स्टार्टअप को कितना आगे लेकर जाते हो, उसके ही प्रपोर्शन में आपको मनी मिलता है। लेकिन स्टार्टअप जॉब्स का ना एक बहुत रेड फ्लैग है कि इसमें थोड़ा ज्यादा काम करना पड़ता है एज कम्पेयर टू अदर कंपनीज। मतलब ज्यादा काम मतलब ज्यादा लर्निंग भी होती है, लेकिन यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी भी मिलती है। मतलब आपको लगता है कि मुझे आज काम नहीं करना है तो ठीक है, लेकिन आपको लगता है कि नहीं, कल मुझे दिन में भी काम करना है, रात में, तो भी आप कर सकते हो क्योंकि जनरली इनके वर्किंग शेड्यूल्स बहुत ज्यादा डिसाइडेड नहीं होते। और दूसरा होता है कि कंपनी अगर लॉस में वगैरह चली गई तो फिर यहाँ पे हो सकता है कि आपको जॉब से हाथ धोना पड़े। तो ये जनरली कैसे कंपनीज में होते हैं कि जो बहुत ही छोटे कंपनीज होते हैं, बहुत अर्ली स्टेज होते हैं। तो जिन स्टार्टअप्स को 1 साल हो गया, लगभग 1 साल हो गया, ऐसे स्टार्टअप्स आप ज्वाइन कर सकते हो जिनको 1 से 2 साल हो गया। जो स्टार्टअप जस्ट अभी अभी स्टार्ट हुए, 1-2 महीने ही हो गए, उनका आइडिया उतना अच्छा नहीं है, आपको ग्रोथ नजर नहीं आती है, तो फिर ऐसे स्टार्टअप में रिस्क रहती है। तो देखो, जहां रिस्क होती है वहां पे रिवार्ड भी ज्यादा मिलता है, तो आपको सारी चीजें कैलकुलेट करके आपको ये डिसीजन लेना है। तो पहला आपको फैक्टर कैलकुलेट करना है, क्या आपकी फैमिली आपके ऊपर डिपेंडेंट है। मतलब अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं, आपकी फैमिली में फाइनेंशियल सिचुएशन अभी उतनी अच्छी नहीं है, आप अच्छा जॉब करोगे, उसके बाद आपकी फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी हो जाएगी, जो कि मेरे केस में भी था। तो ऐसे केस में आप ऐसे प्रॉपर इस्टेब्लिश स्टार्टअप के पास जाओ, ऐसे स्टार्टअप्स के पास मत जाओ जो अभी अभी स्टार्ट हुआ है, क्योंकि उसमें ना थोड़ी सी रिस्क है। आप एक बार थोड़ा सा पैसा कमाने लग जाते हो, आपके फैमिली को मतलब आप सपोर्ट कर पाते हो, उसके बाद फिर रिस्क लेना चालू करो। एकदम स्टार्टिंग पे रिस्क मत लो। क्यों? क्योंकि फिर उसका डायरेक्ट असर फैमिली के ऊपर पड़ता है। जैसे अभी मैंने 1 साल प्रॉपरली जॉब वगैरह किया, फैमिली को थोड़ा फाइनेंशियली वगैरह सपोर्ट किया, अब मुझे कॉन्फिडेंट है कि मैं रिस्क ले सकता हूँ, तो अब मैं आगे सोच सकता हूँ कि जॉब वगैरह छोड़ के मैं पूरा अपने ही स्टार्टअप पे फोकस करूँ। तो हमेशा ये ध्यान में रखना यार कि फैमिली के ऊपर डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए। और जब फैमिली आपके ऊपर डिपेंडेंट है तो आप ऐसे स्टार्टअप्स को चूज करो जिनको ऑलरेडी 1 से 2 साल हो गया और जो मार्केट में टिके हुए हैं। तो स्टार्टअप्स को चूज करने का ये बेनिफिट होता है। दूसरा, स्टार्टअप जो होते हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ आपके स्किल सेट को काउंट करता है। मैं हमेशा स्टार्टअप्स के बारे में क्यों बता रहा हूँ, छोटे कंपनी के बारे में क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये आपको रियली जज करते हैं। जो बड़े कंपनीज होते हैं, इन्फोसिस, टीसीएस, ऐसे कंपनीज आपको पैकेज भी कम देते हैं और आपके रियल स्किल्स का आकलन नहीं करते हैं। तो कैंपस के बाहर अगर आपको प्लेसमेंट चाहिए, लिंक्डइन से, इंटर्नशाला से, तो स्टार्टअप्स ये बहुत बढ़िया ऑप्शन है। तो स्टार्टअप्स क्या देखते हैं, आपकी सीधे सीधे स्किल्स देखते हैं, स्किल्स और प्रूफ ऑफ वर्क। स्किल्स कैसे शो करोगे, तो प्रूफ ऑफ वर्क के बारे में मैं हमेशा बोलते रहता हूँ। जिन लोगों को इसके मैंने पहले बताया वो लोग बहुत बोर हो जाएंगे। तो प्रूफ ऑफ वर्क का सिंपल मतलब है, कल आप लोगों ने डेमो देखे थे, प्रोजेक्ट के डेमोज देखने के लिए कितने लोग प्रेजेंट थे कल? ओके, इनमें से बहुत सारे लोग प्रेजेंट थे कल के क्लास में। तो देखो, उन लोगों ने प्रोजेक्ट बनाया था, फिर आपने, जो लोग आईसीपी 5 पे हैं उनको गिटहब के बारे में पता नहीं है, बट आप लोगों ने देखा होगा कि उनके गिटहब का ग्राफ भी था कि किस पर्सन ने कितने कमेंट्स किए थे। ये प्रोजेक्ट इन लोगों ने नेटलीफाई पे होस्ट भी किया था। तो इन प्रोजेक्ट्स में ना सीधा दिख रहा है कि किसको कितना सीएसएस आता है, किसको कितना एचटीएमएल आता है, किसको कितना रिएक्ट आता है। तो आप यहाँ पे प्रूफ ऑफ वर्क कैसे दिखा रहे हो, प्रोजेक्ट बिल्ड करके। मतलब आप ऐसा काम कर रहे हो कि जो कंपनी में जाकर आपको वही करना है। आपने प्रोजेक्ट बनाया, कंपनीज में भी ऐसे ही प्रोजेक्ट्स बनाने होते हैं, तो कंपनी खुश हो जाती है कि इस कैंडिडेट को अगर मैं हायर करता हूँ तो इससे मैं रिएक्ट का काम करवाने वाला हूँ।
और इसने ऑलरेडी रिएक्ट में बहुत सारे काम कर लिए हैं, रिएक्ट में प्रोजेक्ट बना लिए हैं, तो कंपनी के लिए आप बेस्ट सुटेबल कैंडिडेट बन जाते हो क्योंकि आपने ऑलरेडी उन प्रोजेक्ट्स के ऊपर वर्क किया है। अगर कंपनी बैकएंड वाले इंटर्न को हायर कर रही है और आपने नोड जेएस पे अच्छा खासा काम कर लिया है, नोड जेएस पे आपने 3-4 एपीआईज बनाई है, 4-5 प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, तो कंपनी क्या सोचेगी, अरे हम कंपनी में भी तो ऐसा ही काम करने वाले हैं और इस स्टूडेंट ने तो पहले ही काम कर लिया है नोड जेएस पे वगैरह, तो चलिए इसको हायर करते हैं। तो स्टार्टअप जो है ना वो इस तरीके से सोचते हैं। तो जितने हो सके उतने ज्यादा क्वालिटी प्रोजेक्ट्स बिल्ड करो, और जब आप प्रोजेक्ट बिल्ड करते हो तो आपकी लर्निंग भी बूस्ट होती है। तो यहाँ पे ना आपको क्वांटिटेटिव एनालिसिस पढ़ना है, ना एप्टीट्यूड पढ़ना है, वही चीजें करनी है जो आपको असली इंजीनियर बनाती है, अच्छा इंजीनियर बनाती है। तो आप गलत चीजों के पीछे मत भागो, जो इंटरनेट पे दिखती है, जो यूट्यूब पे दिखती है, जो इंस्टाग्राम पे दिखती है, वो हमेशा सही चीज नहीं हो सकती है। तो हमेशा उन लोगों से बात करो जो एक्चुअली इंडस्ट्री में काम करते हैं और आपके पहचान के हैं, आपके करीबी हैं। ठीक है, तो आपको प्रोजेक्ट बिल्ड करना है। प्रोजेक्ट बिल्ड करने के बाद इसको शोकेस करना है। शोकेस, शेयर। आपने देखा होगा कि आपके पास अगर कोई मेडल है, कोई सर्टिफिकेट है, तो घर में हम हॉल में लगाते हैं ताकि कोई भी मेहमान आए तो देखे कि आपने कौन सा मेडल लिया है, आपका सर्टिफिकेट कौन सा है, ऐसी चीजें। तो वैसे ही आपके प्रोजेक्ट को भी आपको शोकेस करना है। तो शोकेस करने के लिए अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे शेयर करना है, जैसे लिंक्डइन हो गया, पीयर लिस्ट हो गया। ऐसे जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं, इन प्लेटफॉर्म्स पे ना आप आपके वर्क शेयर करो कि आपने कोई प्रोजेक्ट बनाया है, वहां पे शेयर करो। आपने कुछ लर्न किया है, वो वहां पे शेयर करो। तो वहां पे शेयर करोगे तो बाकी लोगों को भी पता चलेगा आपके पास क्या स्किल्स है। देखो लिंक्डइन जैसे प्लेटफॉर्म पे, टियरलिस्ट जैसे प्लेटफॉर्म पे अलग अलग कंपनी के जो रिक्रूटर्स होते हैं, अलग अलग कंपनी के मैनेजर्स होते हैं, वो भी वहां पे होते हैं। तो आप अगर आपके प्रोजेक्ट शोकेस करते हो तो उनको भी पता चल जाएगा, और वो लोग भी आपको बोलेंगे क्या आप हमारी कंपनी में वर्क करने के लिए इंटरेस्टेड हो। तो आप अगर हाँ बोलते हो तो आपका इंटरव्यू भी शेड्यूल कर देंगे। देखो हर कंपनी जो होती है ना, वो अच्छा कैंडिडेट पाने के लिए बहुत ज्यादा पैसा खर्च करती है। कैसे? तो सबसे पहले आपके इंटरव्यूज लिए जाते हैं। तो जो मैनेजर्स होते हैं ना, उनको लाखों में पेमेंट होता है, लाखों में सैलरी होती है उनकी, और वो सर्च करते हैं कि ये कैंडिडेट अच्छा हो सकता है कि नहीं। वो रिज्यूमे देखते हैं कि ये कैंडिडेट्स अच्छे हो सकते हैं कि नहीं। वो अपना कीमती समय देके इंटरव्यूज लेते हैं। मतलब एक कैंडिडेट के सिलेक्शन के लिए ना कंपनी बहुत ज्यादा पैसा खर्च करती है। वो हमें दिखता नहीं है, बट इंटरनली अगर देखो बहुत ज्यादा पैसा खर्च करती है कंपनी राइट कैंडिडेट के सिलेक्शन के लिए। और आप अगर लिंक्डइन पे सीधा ही उनको बता देते हो कि आप बेस्ट सुटेबल चॉइस हो, कोई भी कंपनी अपना खर्चा सेव करेगी कैंडिडेट फाइंड आउट करने का, और आपको मौका देगी इंटरव्यू का। तो इसलिए आप ऐसा शोकेस करो कि आप बेस्ट कैंडिडेट हो, और झूठा शोकेस करने की जरूरत ही नहीं है। आप अगर प्रोजेक्ट बिल्ड करते हो, स्किल सेट बिल्ड करते हो, तो आप सही से शोकेस कर पाओगे। जैसे अभी ये इंटर्नशिप कोड प्रोग्राम के स्टूडेंट्स हैं, आप जब भी कोई प्रोजेक्ट बिल्ड करते हो तो लिंक्डइन पे शेयर करो, रेगुलरली शेयर करो। आज आपने सिंपल एचटीएमएल का प्रोजेक्ट शेयर किया, कुछ दिनों बाद आप सीएसएस ऐड करोगे, वो करोगे। कुछ दिनों बाद आप बूटस्ट्रैप ऐड करोगे, वो शेयर करोगे। कुछ दिनों बाद रिएक्ट लर्न करोगे, वो शेयर करोगे। तो जो लोग भी आपके पोस्ट देखेंगे ना, वो आपकी ग्रोथ भी देखेंगे कि देखो इस कैंडिडेट ने पहले बेसिक एचटीएमएल का प्रोजेक्ट वहां पे शोकेस किया, फिर सीएसएस सीखा, फिर बूटस्ट्रैप, फिर रिएक्ट। मतलब वो लोग आपकी लर्निंग को देख रहे हैं, वो आपसे इंप्रेस हो जाएंगे और आपको डेफिनेटली इंटरव्यू का चांस देंगे। मेरे जितने भी मतलब इंटर्नशिप्स किए मैंने, जितने भी मैंने जॉब्स किए, मैंने 2 किए। तो अभी मैं एज अ फुल टाइम हूँ। इसके पहले मैंने 2 सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के इंटर्नशिप्स किए, कुछ एंड्रॉइड डेवलपमेंट के भी किए। तो इन सारे इंटर्नशिप्स के दौरान मैंने लोगों को लिंक्डइन पे ही रीच आउट किया कि हाँ मेरे अंदर ये स्किल सेट है, कि आप मुझे इंटरव्यू का चांस दोगे। वो लोग इंप्रेस हुए मेरे प्रोजेक्ट्स और मेरा रिज्यूमे देख के, उन्होंने मुझे चांस दिया। तो मुझे लगता है ये बहुत बढ़िया वे है कंपनी को डायरेक्ट रीच आउट करने का। फिर आपको सोचना नहीं पड़ता है कि इस बार अच्छा कैंपस आएगा क्या कॉलेज में, अच्छी कंपनी आएगी क्या। ये सारी चीजें आपको सोचना ही नहीं पड़ता है, क्योंकि कैंपस प्लेसमेंट डिपेंडेंट होता है कि आपके कॉलेज का पहले रेपुटेशन कैसा है, और कंपनी को लगेगा कि नहीं कि इसमें आप मतलब उनके बेनिफिट्स के कैंडिडेट मिलेंगे या नहीं।
लेकिन यहाँ तो ओपन मार्केट होता है। आप किसी भी कंपनी के पास जा सकते हो, किसी भी कंपनी के मैनेजर को रीच आउट कर सकते हो लिंक्डइन का यूज़ करके। ये हम आगे भी बात करेंगे कोर्स में, मैं कोर्स में बातें करते रहता हूँ इनकी, और एक सेपरेट सेशन भी लेंगे लिंक्डइन के ऊपर, पीयर लिस्ट के ऊपर, उसमें हम और डिटेल में पढ़ेंगे। बट अभी के लिए मैं चाहता हूँ कि आप ये एक्सप्लोर करो कि लिंक्डइन क्या होता है, पीयर लिस्ट क्या होता है, प्रोजेक्ट को शोकेस कैसे करते हैं, ये सारी चीजें। दूसरी बात, आप ना लोगों को रीच आउट करो, क्योंकि लिंक्डइन पे बहुत सारे मैनेजर्स होते हैं अलग अलग कंपनी के, बहुत सारे कंपनीज के एचआर होते हैं जो लोग हायरिंग ही करते हैं। तो उनको सीधा मैसेज करो कि मैं इस कॉलेज का स्टूडेंट हूँ, मेरे पास ये स्किल्स है, क्या आप इंटर्न्स वगैरह हायर कर रहे हो, तो प्लीज मेरा रिज्यूमे आप इंटरनली फॉरवर्ड कर सकते हो। देखो मैक्सिमम टाइम क्या होता है, कुछ कंपनीज पोर्टल पे डालती ही नहीं है कि हमारे पास ओपनिंग है, नहीं है, डालते ही नहीं है। अगर उनको कोई कैंडिडेट रीच आउट करता है तो वो इंटरव्यू का चांस दे देते हैं। तो करंटली ये सारी चीजें ज्यादा सक्सेसफुल हो रही है। अगर आपको इंटर्नशिप ऑफर चाहिए तो मेरा रिकमेंडेशन है आप इसी पाथ से जाओ। इसके बाद एक मोस्ट इंपॉर्टेंट और निग्लेक्टेड चीज है पेशेंस। देखो पेशेंस क्यों होना जरूरी है, तो हो सकता है कि आप 6 महीने प्रॉपरली मेहनत कर रहे हो और आपको इंटर्नशिप की भी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है, एक इंटरव्यू भी नहीं आया, इंटरव्यू का कॉल भी नहीं आया, कुछ नहीं आया। ऐसा बहुत बार हो सकता है। तो बहुत सारे लोग बीच में ही लेफ्ट कर देते हैं। इवन कोर्स के केस में भी आप ऑब्जर्व कर सकते हो, कोई टॉपिक हार्ड लग गया है, थोड़ा सा एक दो क्लास आगे पीछे हो गया है, लोग कोर्स करना ही बंद कर देते हैं। तो अगर आप पेशेंटली अगर पूरी चीजें कंप्लीट नहीं करोगे तो फिर ये पाथ बहुत ही हार्ड रहेगा। ये मैंने जितनी चीजें आपको बताई ये फिर काम नहीं करेगी। पेशेंस होना चाहिए, इसका मैं हमेशा बेस्ट एग्जांपल देता हूँ। मेरा एक स्टूडेंट है सत्यम नाम का, उस बंदे ने मेरे पास लगभग 1 साल से ज्वाइन किया था। हमेशा पूछता था कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, उसने कभी हिम्मत नहीं हारी। एट द एंड अभी एक आध महीना हो गया उसको इंटर्नशिप लग गई है। ऐसे और भी स्टूडेंट्स मैंने देखे हैं, लेकिन उस स्टूडेंट के अंदर मैंने पेशेंस का बहुत बढ़िया एग्जाम्पल देखा है। क्योंकि बहुत बार घर वाले भी पूछते रहते हैं कि 1 साल हो गया इंटर्नशिप नहीं मिली क्या, आजू बाजू वाले लोग भी अलग अलग एंगल से देखते हैं कि इस बच्चे को अभी तक इंटर्नशिप नहीं मिली, तो फैमिली का भी थोड़ा प्रेशर होता है। ऐसे कंडीशन में भी मतलब सारी चीजें उसने बहुत बेहतर तरीके से हैंडल की, और वो अभी लर्न भी कर रहा है। मैं उससे फीडबैक भी लेते रहता हूँ कि कंपनी में क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। तो ही इज डूइंग वेल। तो वो पेशेंस का बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। तो मैं आपको भी सेम चीज फॉलो करने के लिए बोलूंगा कि जब तक इंटर्नशिप नहीं मिलती है तब तक हाथ धो के इनके पीछे पड़ो, और रोड टू गोड तो आपके साथ है ही हमेशा के लिए। जब तक आपको इंटर्नशिप नहीं मिलती, जब तक आप प्रॉपरली अपने आप मतलब ग्रो कर सको, इस लेवल तक नहीं पहुंच जाते, तब तक तो हम आपके पीछे हमेशा ही रहेंगे। अब और कोई चीज छूट गई क्या जो सेशन में हमने पोस्टर में ऐड किया था? गुड रिज्यूमेस, गुड रिज्यूमे कैसे बनाते हैं इसके बारे में मैंने आपको नहीं बताया। तो अगर मैक्सिमम लोग यहाँ पे इंटर्नशिप कोड प्रोग्राम के हैं, तो रिज्यूमे तो हम आपके क्लास में ही बना के देंगे। मुझे लगता है सारे स्टूडेंट आईसीपी के ही हैं, तो आप लोगों के रिज्यूमेस हम खुद ही बना के देते हैं, बट आपको नॉलेज होना चाहिए इसलिए मैं बताता हूँ। अच्छा रिज्यूमे कौन सा होता है कि जहाँ पे आपके प्रोजेक्ट शोकेस करते हो, आपको प्रोजेक्ट शोकेस करना है। उसके बाद आपको शोकेस करना है कि आपका एक्सपीरियंस क्या है। मतलब आपका एक्सपीरियंस ऐसा नहीं कि एज ए इंटर्नशिप ही एक्सपीरियंस चाहिए, एज ए जॉब ही एक्सपीरियंस चाहिए। आप कोई भी एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो कि आपने किसी एनजीओ को वेबसाइट बना के दी, आपने कॉलेज में कोई प्रोजेक्ट बनाया, तो उनका ना प्रॉपर एक्सपीरियंस शोकेस करो कि आपने मतलब रियली कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व किया, इससे कितने लोगों की लाइफ आसान हुई, कौन कौन से टेक्नोलॉजीज यूज किए, किसने आपको गाइड किया था। ये चीजें एक्सपीरियंस में डालो। प्रोजेक्ट्स में आपके 2 बेस्ट प्रोजेक्ट डालो कि कौन कौन से टेक्नोलॉजीज यूज किए, इस प्रोजेक्ट का सोर्स कोड कहाँ पे है, किसके साथ मिलकर प्रोजेक्ट बनाया, ये प्रोजेक्ट क्यों बनाया, कौन सा प्रॉब्लम स्टेटमेंट सॉल्व करता है। तो ऐसे ये 2 चीजें ना मैंडेटरी है आपके रिज्यूमे के अंदर। इसके अलावा आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन डालो, बहुत ज्यादा चीजें मत डालो। आपके लिंक्डइन का यूआरएल डालो। अगर आप कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग कर रहे हो तो ऐसे वेबसाइट्स के यूआरएल्स डालो। और आपके पास अगर कोई बहुत अच्छा सर्टिफिकेशन है,
ऐसे नॉर्मल सर्टिफिकेट्स मत डालो कि आपने C++ किया कहीं ऑनलाइन कोर्स से। हाँ, कोई इम्पैक्टफुल अगर कोर्स है कि हाँ इस कोर्स का नाम है इंडस्ट्री में, किसी आपने AWS का कोई अच्छा सर्टिफिकेशन किया है, कोई आपने बहुत अच्छा डेवलपमेंट स्किल पढ़ा है जिस इंस्टीट्यूट को जिस कंपनी को लोग जानते हैं, ऐसे एक दो सर्टिफिकेशन भी आप रिज्यूमे के अंदर डाल सकते हो। बट यहाँ पे अननेसेसरी डिटेल्स मत डालो। 10वीं के मार्क्स, 12th के मार्क्स, वो डालना जरूरी नहीं है। अब आपको ये गलत लगेगा बट यही रियलिटी है, क्योंकि 10th और 12th के मार्क्स पे आपको बहुत कम लोग जज करते हैं। अगर स्पेस बचता है तो डालो, अदरवाइज मत डालो। एड्रेस वगैरह डालने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सिटी मेंशन करो। पेरेंट्स वगैरह के बारे में डिटेल्स की जरूरत नहीं है, आपका कंप्लीट नेम इनफ है। आपका ईमेल डालो, चाहे तो आप आपके 2 मोबाइल नंबर्स डाल सकते हो, अगर एक वर्क नहीं करता है तो दूसरे पे रीच आउट कर सकते हैं। तो ऐसी बेसिक बेसिक आपको चीजें डालनी है। तो सारे लोग आईसीपी के ही है इस बैच में, इसलिए मैं रिज्यूमे के इन डेप्थ में नहीं जा रहा हूँ, सिंस आपके रिज्यूमे हम ही बना के देने वाले हैं। अब एट द एंड ऑफ दिस सेशन एक अनाउंसमेंट करना था मुझे, मतलब जस्ट इंफॉर्मेशन कि हम हमारी ऑफलाइन बैच भी लॉन्च करने वाले हैं। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो, कुछ सजेशंस फीडबैक देने हैं तो आप हमें दे सकते हो। ये ऑफलाइन बैच हम फर्स्ट टाइम लॉन्च कर रहे हैं, तो हमें भी एक्सपीरियंस नहीं है, तो हमें सबसे पहले स्टूडेंट के एक्सपेक्टेशन समझने हैं कि आपको हमारी तरफ से क्या चाहिए। तो ये ऑफलाइन बैच हम पुणे में स्टार्ट करने वाले हैं और इसमें इंटर्नशिप गारंटी प्रोग्राम होगा। मतलब हम आपको गारंटी देंगे कि आपको इंटर्नशिप मिलेगी। अगर 6 महीने के अंदर आपको इंटर्नशिप नहीं मिलती है तो आप लोगों की पूरी फीस आपको रिफंड कर दी जाएगी, पूरी की पूरी फीस। हम 6 महीने आपके ऊपर वर्क करेंगे और आपको इंटर्नशिप नहीं मिलती है तो आपकी पूरी फीस वापस। देखो, हम इंटर्नशिप कोड प्रोग्राम में इंटर्नशिप की गारंटी इसलिए नहीं देते क्योंकि ये ऑनलाइन होता है। तो इसमें हाँ, जो स्टूडेंट्स प्रॉपरली कंप्लीट करते हैं मोस्ट ऑफ द लोगों को इंटर्नशिप तो मिल ही जाती है, क्योंकि इंटर्नशिप कोड प्रोग्राम का मतलब ही है इंटर्नशिप के लिए प्रिपेयर करना। लेकिन अगर हम यही चीज ऑफलाइन करते हैं तो हम स्टूडेंट्स को और बेहतर ढंग से उनकी तरफ ध्यान दे सकते हैं, तो इसलिए हम अभी ऑफलाइन शुरू करने वाले हैं। तो ये बैच जुलाई के मिड में या जुलाई के फर्स्ट वीक में शुरू होगी पुणे में। जो लोग 4th ईयर के वगैरह हैं या जो लोग पुणे में लर्निंग के लिए आने वाले हैं, यहाँ पे पुणे में मैक्सिमम कोर्सेज की फीस जो है वो 20,000, 30,000, 40,000 ऐसे ही होती है। लेकिन इस कोर्स की फीस हम सिर्फ 7,000 रुपीज रखने वाले हैं, जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट है आरटीसी के। अदरवाइज फीस होगी 10,000। और अगर आपको 6 महीने के अंदर इंटर्नशिप नहीं मिलती है, पूरी फीस वापस। तो देखो, अभी ये ट्रेंड बहुत जगह पे चल रहा है कि फुल स्टैक डेवलपमेंट करो, इंटर्नशिप वगैरह मिल जाती है, तो वहां पे भी आपके पास कंपटीशन आएगा। तो आपके पास और एक्स्ट्रा चीज क्या है? तो हम आपको AWS भी सिखाने वाले हैं फ्री ऑफ कॉस्ट इसके साथ ही। तो AWS मतलब अमेजॉन वेब सर्विस होता है। तो अगर बाय चांस आपको वेब डेव में, डेवलपमेंट में भी अगर आप कंफर्टेबल नहीं होते हो, तो AWS सीख के आप डेवऑप्स में भी अपनी जर्नी शुरू कर सकते हो। तो दोनों तरीके से आपके हाथ में ही है। डेवलपमेंट पसंद है डेवलपमेंट, डेवऑप्स पसंद है डेवऑप्स, मतलब दोनों के लिए आप प्रिपेयर होंगे। बट मैक्सिमम फोकस हमारा फुल स्टैक डेवलपमेंट पे रहेगा। तो ये कुछ फंडामेंटल्स है उस बैच के बारे में। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो, आपके कुछ सवाल है इस बैच के बारे में, कुछ फीडबैक्स है, सजेशंस है, तो आप लोग हमसे बात कर सकते हो। और इनिशियली हम सिर्फ 20 to 25 स्टूडेंट्स के ऊपर ही फोकस करने वाले हैं, क्योंकि हमारी ये पहली बैच है। तो हम भी ये सोचेंगे ना कि हमारे मैक्सिमम स्टूडेंट्स की इंटर्नशिप लगे, क्योंकि जितने ज्यादा लोगों की इंटर्नशिप लगेगी उतना ही ज्यादा हमारा नाम होगा कि हाँ, रोड टू कोड ने बोला और इन्होंने इंटर्नशिप भी प्रोवाइड की। तो इसलिए हम मैक्सिमम 25 to 30 लोगों के ऊपर ही फोकस करने वाले हैं, उससे ज्यादा नहीं। क्योंकि पहली बैच है तो हम उन्हीं 20 से 30 लोगों के ऊपर फोकस करके ऐसा करना चाहते हैं कि मैक्सिमम लोगों को इंटर्नशिप लगे। अब आप लोगों के कुछ भी सवाल होंगे इससे रिलेटेड तो आप लोग पूछ सकते हो। कब शुरू होने वाली बैच? जुलाई में, जुलाई में। सर पुणे में कहाँ पर? अभी तक हमने फाइनलाइज नहीं किया है लोकेशन वगैरह, बट लोकेशन ऐसे प्लेस पे होगा कि जहाँ पे सारे कॉलेज के स्टूडेंट्स का आना जाना सही रहेगा। तो मैं तो नहीं हूँ अभी पुणे में, बट पिंकी है, तो वो रिसर्च कर रही है प्लेस के बारे में। मैं भी कुछ दिनों में जाऊंगा,
रिसर्च करने के लिए। तो मुझे लगता है हडपसर और वगैरह उसके साइड के एरिया में करना सही रहेगा, क्योंकि पिंकी ने मुझे बताया कि वहां पे कातरज करके कोई है आजू बाजू में, वाघोली वगैरह है, तो वहां के स्टूडेंट्स के लिए भी अच्छा रहेगा। तो हडपसर या उसके आजू बाजू में एरिया वाले में ट्राई करेंगे। ओके सर। पुणे का ये भी इश्यू होता है कि वो लोग आपको फुल स्टैक डेवलपमेंट बताते हैं और आपसे जावा, कोर जावा और एडवांस जावा पढ़ा देते हैं आपको। और इंडस्ट्री में आजकल लोग तो रिएक्ट, मोंगोडीबी, एक्सप्रेस, नोड ऐसी चीजों का यूज करते हैं। तो फिर आप लोगों का बहुत लॉस होता है कि 40,000 फीस दो, वहां पे कोर्स ज्वाइन करो, लेकिन वो होता है जावा का। और आजकल स्टार्टअप्स, नई कंपनीज, नए प्रोजेक्ट सिर्फ मर्न स्टैक के अंदर ही करते हैं। तो 7,000 10,000 बहुत बड़ा अमाउंट नहीं होता है, अगर आप जेन्युइनली इंटरेस्टेड हो तो मतलब ट्राई कर सकते हो। मेनली फोर्थ ईयर वाले स्टूडेंट जिन लोगों का कॉलेज अभी एंड हो रहा है वगैरह। और ये बैचेस इवनिंग में रहेंगे, अगर पुणे के कॉलेज के कुछ स्टूडेंट्स हैं तो वो भी इन कोर्सेज को कर सकते हैं। इन बैचेस का टाइम अराउंड 7 बजे के बाद ही रखेंगे इवनिंग में, ताकि कॉलेज स्टूडेंट्स भी ज्वाइन कर सके। और कुछ क्वेश्चंस हैं आप लोगों के? फक्त फोर्थ इयर वाले जॉईन करू शकताय का? नाही नाही, फोर्थ इयर वाले जॉईन नाही करू शकत, ओपन सर्वांना आहे. बट जर तुम्ही थर्ड इयरचे स्टुडंट्स वगैरे आहात तर मग पुणे पुणेमध्ये शिकताय का, हे पण हा पण विचार आहे. किंवा मग तुम्ही कॉलेज कसं करणार, कॉलेज आणि हे एका वेळेला कसं करणार. लेट्स, तुझं कॉलेज कुठे आहे गीतांजली? नगर. अहमदनगरला आहे, तर मग डेली डेली क्लास करणं पॉसिबल होणार नाही. कारण या क्लासेसचे आम्ही रेकॉर्डिंग्स पण प्रोव्हाइड करणार आहोत, बट ते मग सेम ऑनलाईनच होईल. आम्हाला स्टुडंट्स ऑफलाईन पाहिजेत तिथं, जेणेकरून आम्ही त्यांची तिथं प्रैक्टिस घेत आहोत, त्यांना तिथं विचारतो आहोत. हमारा एम क्या है ना कि स्टूडेंट्स हमारे सामने बैठा होगा तो हम उसको प्रॉपरली समझ सकेंगे, हम उसके ऊपर 6 महीने फोकस कर सकेंगे। नहीं तो फिर ऑफलाइन लो, इंस्टीट्यूट से पढ़ाओ, लेकिन स्टूडेंट घर से ही लाइव वीडियो देखेगा, तो फिर कुछ रहेगा ही नहीं उसका मीनिंग। ओके सर. पण आपण आपलं कंप्लीट झाल्यावर तर करू शकतोय ना नंतर? यस, कंप्लीट कंप्लीट कर सकते हैं। मतलब ज्यादा कंफ्यूज मत हो, सिंपल फंडा है कि आप अगर वहां पे ऑफलाइन क्लास अटेंड करने में कंफर्टेबल हो तो आप ज्वाइन कर सकते हो। ओके सर. आपण 1-2 वर्षांनी पण आपलं कंप्लीट झालं इकडचं डिग्री वगैरे तर करू शकतोय ना जॉईन? हाँ, आप कभी भी ज्वाइन कर सकते हो। वैसे कुछ कॉलेज अलाउ भी करते हैं, मुझे लगता है कि आप अगर उनको बोल देते हो कि कहीं पे हम इंटर्नशिप कर रहे हैं वगैरह, तो मुझे लगता है एक्सटर्नल अलाउ करते हैं ना थर्ड ईयर में वगैरह कुछ कॉलेजेस। हो सर. हाँ, हो तो सकते जब हो. तो जब वो लोग अलाउ करते हैं तो ऐसे समय में आप, वैसे भी कॉलेज में उतनी ज्यादा पढ़ाई होती नहीं है, तो ऐसे केस में भी आप ज्वाइन कर सकते हो। ओके सर. ओके, एनी क्वेश्चंस आज के सेशंस के बारे में? सर नागपुर में नहीं हो सकता है क्या ये प्रोग्राम? नहीं हर्षाली, नागपुर में नहीं हो सकता। दो रीजंस है, क्योंकि नागपुर के भी मैक्सिमम स्टूडेंट्स ना इधर ही आते हैं पुणे में लर्निंग के लिए वगैरह, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और फिर पुणे के स्टूडेंट्स नागपुर में नहीं आ पाएंगे, क्योंकि मैंने ऐसा कभी ट्रेंड नहीं दिखा है कि कोई पुणे का स्टूडेंट लर्न करने के लिए नागपुर में गया है। लेकिन ये ट्रेंड तो जरूर दिखा है कि बहुत सारे नागपुर के स्टूडेंट्स पुणे में लर्न करने के लिए आए हैं। तो मैं दोनों स्टूडेंट्स को टारगेट करना चाहता हूँ कि जो हमारे अहमदनगर के स्टूडेंट्स हैं वो भी पुणे में आ सकते हैं, नागपुर के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी पुणे में आ सकते हैं। और दूसरा भी एक ऑनेस्ट रीजन बताता हूँ, मैं किसी को इंटेंशनली नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मेरा ऑब्जर्वेशन है कि नागपुर के जो स्टूडेंट्स हैं ना, कुछ होते हैं बट मेरा एक्सपीरियंस है मैक्सिमम स्टूडेंट्स उतना करियर ओरिएंटेड नहीं होते हैं। हाँ, एज कम्पेयर टू दैट मैंने देखा है कि अहमदनगर साइड के स्टूडेंट्स वगैरह जो है, उन लोगों ने कोर्सेज को प्रॉपरली कंप्लीट किया है, उतना डेडिकेशन शो किया है। बट नागपुर के स्टूडेंट्स की साइड से मुझे उतना मतलब नहीं मिला है। जितने स्टूडेंट्स ने एनरोल किया उनमें से एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, हो सकता है कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स करते भी हों, बट उतना करियर ओरिएंटेड नहीं दिखे मुझे नागपुर साइड के स्टूडेंट्स। इसलिए हमारा फिलहाल का डिसीजन यही रहेगा कि पुणे में शुरू करते हैं, ताकि सारे स्टूडेंट्स को हम टारगेट कर सके। ओके सर.
सर परीक्षा के स्टूडेंट है ना, वो बहुत इंटरेस्टिंग है सर ऑफलाइन बैच के लिए। हाँ, क्या कहा राहुल? परिक्रमा के जो स्टूडेंट हैं सर, हाँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग है सर ऑफलाइन बैच के लिए पुणे में करने के लिए। अच्छा, अगर परिक्रमा कॉलेज के अगर 20-30 हो जाते हैं तो फिर कोई टेंशन ही नहीं है, पूरा परिक्रमा कॉलेज की बैच ले सकते हैं। वो सर, क्योंकि पुणे यहाँ से अपने थोड़ा ऑनलाइन दूर भी है। हाँ पीयूष बोलो। सर अपने ऑनलाइन बैचेस भी चालू रहेंगे ना? हाँ, ऑनलाइन बैचेस भी शुरू ही रहेंगे, ऑनलाइन बैचेस भी शुरू रहेंगे। एक आईसीपी की ऑनलाइन बैच शुरू रहेगी, एक आईसीपी की ऑफलाइन बैच रहेगी। देखो, ऑफलाइन का सिर्फ इतना एम है कि स्टूडेंट्स हमारे सामने होता है ना, तो सामने हम डाउट सॉल्व कर सकते हैं, सामने उसको ट्रेन कर सकते हैं, हमारे सामने उसका इंटरव्यू प्रैक्टिस ले सकते हैं, हमारे सामने उसके प्रोजेक्ट के अंदर मैं गाइड कर सकता हूँ, मेरे सामने उसका रिज्यूमे बना के दे सकता हूँ, कहाँ मिस्टेक हो रही है ये बता सकता हूँ, मेरे सामने मैं उनको एडब्ल्यूएस पढ़ा सकता हूँ। मतलब जो भी चीजें होगी ना मेरे सामने होगी। तो इसलिए मैं स्टूडेंट्स के ऊपर 6 महीने फोकस कर सकता हूँ, क्योंकि जब हम बोल रहे हैं कि 6 महीने के अंदर आपको इंटर्नशिप मिलेगी, तो ऑनलाइन में इतना फोकस करना पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि स्टूडेंट हमारे सामने नहीं होता है। लेकिन ऑफलाइन में स्टूडेंट मेरे सामने होता है, तो फिर मैं गारंटी दे सकता हूँ कि 6 महीने के अंदर मैं इसको इंटर्नशिप के लिए रेडी कर दूंगा। इंटर्नशिप नहीं मिली तो फीस रिटर्न। तो इसीलिए हमारा ऑफलाइन का है, बाकी ऑनलाइन भी शुरू रहेंगे बैचेस। राहुल, जैसा आपने बताया परिक्रमा कॉलेज के कुछ स्टूडेंट इंटरेस्टेड है, तो आपके एग्जाम से रिलेटेड वगैरह मुझे बताओ। अगर 20 स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड है आपके कॉलेज से, तो फिर उतने इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स को लेके बैच अपन जल्दी भी शुरू कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। सर 20 से ज्यादा भी हो जाएंगे, मुझे ऐसा लगता है। ओके ठीक है, फिर मैं आपके और कॉलेज के स्टूडेंट से ना सेम सेपरेटली बात करूंगा। हाँ बोलो। हमारी सेकेंड ईयर अब खत्म हो रहा है सर, 21 जून को पेपर है और 1 तारीख को खत्म हो रहे हैं, 1 जुलाई को। ओके, और अब उसके थर्ड बाद ईयर फिर में इंटर छुट्टी कितने करने दिनों वाले की हैं। रहेगी? छुट्टी कितने दिनों की रहेगी? छुट्टी 10 से 15 दिन की सर। फिर थर्ड ईयर के क्लासेस कैसे करेंगे? परिक्रमा कॉलेज यहाँ से कितना दूर है? सर हमारा कॉलेज में ऐसा है, कॉलेज करो या ना करो कोई दिक्कत नहीं सर, ऐसा है। ओ, और ऑन कैंपस प्लेसमेंट भी नहीं ना सर, इसलिए स्टूडेंट जो है इतना ध्यान नहीं देते कॉलेज पर। फिर तो ये बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए भी है, आपके लिए भी, कि यस एक सर। ही एक ही कॉलेज हमारा के स्टूडेंट। हमारा हाँ प्लान बोल। ही था सर थर्ड ईयर में पुणे में जाने का, क्लास लगाने का ऑफलाइन, लेकिन अब आईसीटी को सुनकर मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारे स्टूडेंट बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएंगे। हम्म, तो ठीक है, फिर इस आईसीपी का भी एक्सपीरियंस रहेगा, और वहां पे ऑफलाइन में फिर डायरेक्टली हम इंटरव्यूज देना वगैरह भी शुरू कर सकते हैं। यस सर हम्म, एब्सोल्युटली। ये इन सारी चीजों के पीछे का रीजन है ना कि अभी आईसीपी की 5वीं बैच चल रही है, और मैंने ये इसलिए शुरू किया था कि लोगों को इंटर्नशिप मिले। बहुत सारे स्टूडेंट्स एफर्ट्स डालते हैं, फिर क्या है, अगर किसी को इंटर्नशिप नहीं लगती ना, मुझे बहुत बुरा लगता है, क्योंकि इंटर्नशिप कोड प्रोग्राम चालू ही उसी लिए किया। यहाँ पे मेरे पुराने बैच के भी स्टूडेंट्स हैं, तो उनसे हम 1000 फीस लेते हैं। फिर बहुत सारे लोग बीच में कभी क्लास छोड़ देते हैं, कुछ क्वालिटी कम नहीं है इंटर्नशिप कोड प्रोग्राम की, बट ऑनलाइन होने की वजह से थोड़ा सा डिसकंटिन्यूटी हो जाती है, ऑफलाइन सपोर्ट नहीं मिल पाता। और मुझे लगता है कि ऑफलाइन लूँ तो बहुत ज्यादा एफर्ट्स डाल सकता हूँ पर्सनली मैं। हो सके तो मैं फिर मेरा जॉब भी स्किप कर दूंगा, क्योंकि पढ़ाना मेरा इंटरेस्ट है। तो मेन एम तो ये है कि मैं स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि इंटर्नशिप मिलेगी। कुछ लोग एफर्ट्स भी डालते हैं, और फिर अगर उनको इंटर्नशिप नहीं मिलती है तो वो हताश हो जाते हैं कि यार हमारा तो कुछ हो ही नहीं सकता, जो भी चीजें की हमने फॉलो किया, कुछ ना कुछ थोड़ा आगे पीछे होता है, वो उनके पकड़ में नहीं आता। लेकिन ऑफलाइन में अगर पूरी टीम के सामने रहेंगे स्टूडेंट्स ये सब प्रैक्टिसेस करते हुए, तो चीजें पकड़ में आएगी कि स्टूडेंट की मिस्टेक कहाँ पे हो रही है। वो अगर आज इंटरव्यू देके आता है कि, एक मिनट, अगर कोई स्टूडेंट इंटरव्यू दे के आता है कि सर आज मैंने इंटरव्यू ये दिया, ये मिस्टेक्स हुई, तो उसको हम तुरंत वहीं पे क्लियर कर सकते हैं। लेकिन ऑनलाइन में मीटिंग अरेंज करना पड़ता है, ये वो ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं। एक स्टूडेंट पूछ रही है कि सर आप हमारे लिए इंटर्नशिप के लिए कंपनी लेने वाले हैं क्या? नहीं, हाँ, मैं किसी कंपनी को अप्रोच नहीं करने वाला हूँ। मैं आपको बताऊंगा कि कंपनी को कैसे अप्रोच करना होता है, कंपनीज में कैसे अप्लाई करने होते हैं। हम सारा अप्लाई करने की प्रोसेस, अप्लाई कैसे करते हैं, आप वहीं पे इंस्टीट्यूट के अंदर ही ऑनलाइन अप्लाई करोगे कि किस किस कंपनी के लिए अप्लाई करना चाहिए, कौन कौन से पोजीशन के लिए, मतलब सारी स्ट्रेटेजी हम वहीं पे डिसाइड करेंगे।
एक दो कंपनीज को रीच आउट करेंगे, बट कंपनीज को बुलाने का ये होता है ना कि कुछ कंपनीज स्टूडेंट्स को मतलब गलत तरीके से लेती है, क्योंकि बहुत सारे ऑफलाइन ऑफलाइन इंस्टीट्यूट ऐसे होते हैं कि देखो मैं आपको रियलिटी बताता हूँ। रोड टू कोड की तरह कुछ और भी कंपनीज होते हैं जो बोलते हैं कि 40,000 दो, आपको हम इंटर्नशिप की या प्लेसमेंट की गारंटी देते हैं। वो कंपनी को बुलाते हैं और कंपनी वालों को थोड़ा पैसा दे देते हैं कि आप इनको 2-3 महीने के लिए हायर कर लो और बाद में इनको निकाल देना। तो ऐसे बैड प्रैक्टिसेस को मैं बढ़ावा नहीं देना चाहता, और वो कहीं ना कहीं ट्रिगर हो ही जाएगी आगे पीछे, क्योंकि कंपनीज की भी फिर रिक्वायरमेंट आती है ये वो। तो इससे अच्छा है कि जो स्टैंडर्ड तरीका है, स्टूडेंट्स खुद होके कंपनीज में अप्लाई करेंगे, कंपनीज का कॉल आएगा, ऐसा ही हम फॉलो करेंगे। हाँ, मेरे कुछ दोस्त अलग अलग कंपनीज में काम करते हैं, मैं उन अच्छे स्टूडेंट्स के रिज्यूमेस हम उधर भी फॉरवर्ड कर सकते हैं कि हाँ मेरा रिकमेंडेशन है, ये स्टूडेंट अच्छा कर रहा है, इनका इंटरव्यू वहां पे भी आपकी कंपनी में रिकमेंड, मतलब इनका रिज्यूमे आपके कंपनी में इंटरनली फॉरवर्ड कर दो, तो आपको वहां से भी कॉल आ जाएगा। मेहनत तो हम करेंगे जहां जहां से पॉसिबल हो सकता है, बट कंपनी को खुद होकर यहाँ पे बुलाना, उसके लिए बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस, लीगल प्रैक्टिसेस ऐसा लगता है। तो मुझे नहीं लगता कि फिलहाल हम शुरू कर पाएंगे पहली बैच के लिए कि कंपनी को बुलाना, बट हाँ आपके इंटर्नशिप की गारंटी तो मैं लेता हूँ। ठीक है रोशाली? यस सर। सर मतलब आप रेफरेंस देने वाले हैं ना हमारा कंपनी हाँ का? हाँ हाँ। यस सर, यही पूछ। हाँ राहुल बोलो। और सर मुझे ऐसा लगता है सर, ऑफलाइन बैच से पहले ना आप और हम एक मीटिंग अरेंज करें सर, परिक्रमा के स्टूडेंट और हम। ठीक है, अरेंज कर देते हैं। कब करनी है बताओ? आपके एग्जाम कब से शुरू होने वाले हैं? जून ट्वेंटी से ना? फर्स्ट जून सर। 21 जून, अभी मई चल रहा है। तो यस जून, सर, एक जून के मंथ। जून के फर्स्ट सेकंड वीक में, 3 जून को पिंकी का बर्थडे है, पिंकी मैडम का, तब मिल लेते सर एक्सटर्नल है हमारी। हैं। 3 तारीख को क्या? हो सर, एक 3 और 6 को है, 6 के बाद फ्री हो जाएंगे सर सब ठीक स्टूडेंट। है, तो पिंकी मैडम फिर आपको सेलिब्रेट करने को नहीं मिलेगा स्टूडेंट के साथ। ठीक है, फिर जो भी संडे आएगा आपके एक्स्ट्रा जो आपके प्रैक्टिकल्स है उसके बाद। ओके सर। ठीक है, मतलब मैं ऑनेस्टली बताता हूँ, अगर मुझे परिक्रमा से 20 स्टूडेंट्स मिल गए ना, तो मैं फिर तुरंत चालू कर दूंगा, क्योंकि हमारा मेन फंडा तो यही था कि लोग नागपुर से पुणे में आने के लिए रेडी हो जाएंगे क्या, स्टूडेंट पुणे में आने के लिए रेडी हो जाएंगे क्या। लेकिन अगर हमें 20 स्टूडेंट्स मिलते हैं तो हम तुरंत ही चालू कर देंगे। मिल जाएंगे सर। ओके, ठीक है, बात करते हैं इसके ऊपर बाद में। और भी जनरल क्वेश्चंस होंगे तो आप मुझे पूछ सकते हो किसी टेक्नोलॉजीज के बारे में या अदर कोई। बाद में कोर्स की प्राइस तो नहीं बढ़ेगी ना? कौन से कोर्स की? जो ये ऑफलाइन होने वाला है वो। बंदी नहीं, आप कब ज्वाइन हुए? सर पहले ही हो गई थी स्टार्टिंग से। अरे मैंने बताया ना, देखो ऑफलाइन कोर्स मतलब आप क्या, मतलब कौन सी प्राइसिंग बोल रहे हो? जो आईसीपी की 1,000 है वो, या ऑफलाइन की जो 7,000 है वो? सर 7,000 है वो वाली। अच्छा नहीं, अभी फिलहाल फर्स्ट बैच के लिए तो उतनी है। आरटीसी के स्टूडेंट्स के लिए 7,000, जो बाहर के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने आप आज आज तक कोई भी कोर्स नहीं किया, उनको 10,000। सर अगर नेक्स्ट बैच में अगर मतलब करना हो तो? अच्छा, नेक्स्ट बैच में मुझे लगता है उतनी ही कांस्टेंट फीस रहेगी, बट मैं बहुत ज्यादा कमिट नहीं कर सकता। देखो उतनी मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ 10,000 से ऊपर तो नहीं जाएगी, बट अभी ये पहली बैच है तो हमारे एक्सपेंसेस ये वो कैलकुलेट करके ही मैं बताऊंगा। बट डेफिनेटली बंदी नहीं, इतना तो कह सकता हूँ कि पुणे में कोई भी कोर्स होगा फुल स्टैक का, उससे सबसे कम रोड टू कोड की रहेगी, और 10,000 से तो ऊपर नहीं जाएगी सेकंड बैच में। बट मैं ओके। अगर सीधा बोल दूं आज ही कि दूसरी बैच की भी फीस 7,000 ही रहेगी, लेकिन बाद में हम जब फर्स्ट बैच कंप्लीट करते हैं, एक्सपेंसेस में कुछ मिल जाता है हमें कि नहीं थोड़ी सी बढ़ा लेनी चाहिए, एक्सपेंसेस कवर नहीं हो रहे, तो फिर इश्यू हो जाएगा। बट बंदी नहीं, आई एम श्योर कि ये फीस कम भी हो सकती है या 1,000 से बढ़ेगी, बट बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेगी बंदी नहीं, इतना पक्का प्रॉमिस कर सकता हूँ। ये क्लास भी रिकॉर्ड हो रहा है। सर आपले आयसीपी स्टुडंटला तर तेवढीच म्हणजे राहू शकते ना, जे आपण म्हणजे जे 1,000 देऊन आता ऑनलाईन करताय त्यांच्यासाठी तरी? हाँ हाँ, उनके लिए उतनी ही रहेगी, उनके लिए 7,000 ही फीस है। ते
नंतर पण जॉईन करायचं असलं तर? हाँ गीतांजलि, उसके बाद देखो नेक्स्ट बैच के लिए ना मैं अभी फॉल्स प्रॉमिस नहीं कर सकता, वो उस टाइम के सिचुएशंस के ऊपर डिपेंडेंट है। बट यार डरो मत, आपको कभी फीस ज्यादा भी लगती है ना मुझसे बात कर लो। आपको जब इंटर्नशिप लगे उस टाइम पे दे देना, आप उस टाइम पे भी 7,000 ही देना मुझे, हो गया। जो भी एक्स्ट्रा फीस रहेगी 2-3 हजार ज्यादा, वो आपको जब देना है लाइफ में तब दे देना। लेकिन मैं अभी फॉल्स प्रॉमिस नहीं कर सकता की सेकंड बैच को भी 7,000 ही फीस रहेगी। असं नाही सर, फीस जरी वाढली तरी पण आपले जे स्टुडंट आहे आयसीपीचे त्यांच्यासाठी असं म्हणते। अच्छा, हाँ गीतांजलि, अभी मैं ज्यादा कुछ कह नहीं सकता क्योंकि ऐसे वेल स्ट्रक्चर्ड प्लान्स नहीं है हमारे। ऐसा नहीं है कि इंस्टीट्यूट हमने ले लिया बैच, तो ज्यादा कुछ नहीं कह सकता मैं अभी, क्योंकि ये हम ही प्लान ही कर रहे हैं ना, अभी फिलहाल डिस्कशन ही हो रहा है। तो गीतांजलि मैं श्योर नहीं कह सकता, बट हाँ आईसीपी के स्टूडेंट्स के लिए कम ही फीस रहेगी। ओके सर। हाँ तो जैसे ही वो मतलब फर्स्ट बैच खत्म होंगी उसके बाद सेकंड बैच शुरू होने वाली है क्या? नहीं, पहले सारे स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप लग जानी चाहिए और उसके बाद शुरू होगी। 1 आध महीने का गैप रहेगा, मतलब 6 महीने मतलब बहुत। हाँ बोलो कंफर्म बोलो। तो मतलब वो नेक्स्ट बैच होगी ना? हाँ अरे नेक्स्ट बैच तो होगी, ठीक अरे सेकंड बैच तो चालू करनी ही पड़ेगी ना। है। हाँ ओके, मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर लेता हूँ। और कुछ डिस्कशंस करने हैं तो 10-15 मिनट कर लेते हैं नॉर्मल, और फिर उसके बाद ऑफ कर देंगे।